बीए पार्ट फर्स्ट सोशल साइकोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में लीडरशिप वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए हम नेतृत्व के सामान्य गुण क्या हैं या नेता के सामान्य गुण क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही नेतृत्व का उद्भव किस प्रकार से होता है, नेतृत्व की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार शुरू होती है, या नेतृत्व किस प्रकार से एक व्यक्ति किसी समूह का करने लग जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम इन दो टॉपिक्स को लेंगे, नेतृत्व के सामान्य गुण और नेतृत्व का उद्भव। सबसे पहले हम लेते हैं नेतृत्व या नेता के सामान्य गुणों के विषय में। इससे पहले दो वीडियो में मैंने पहले चर्चा की थी नेतृत्व का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेता के कार्य क्या हैं। नेता के कार्यों के आधार पर ही ये देखने में आया था कि नेता को एक तरह से समूह का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। तो इस आधार पर नेता में कुछ सामान्य गुणों का भी हम ये विचार करके चलते हैं या देखते हैं कि नेता में एक सामान्य गुण होने चाहिए। वे सामान्य गुण कौन कौन से हो सकते हैं, शारीरिक गुण हो सकते हैं और व्यक्तित्व से संबंधित अन्य शील गुण हो सकते हैं। तो इन्हीं पर चर्चा आज के इस वीडियो में की जाएगी। नेता के कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर उसे आसानी से समझा जा सकता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने नेतृत्व संबंधी गुणों की संख्या भिन्न भिन्न बताई है। यदि हम ऑलपोर्ट को देखें तो ऑलपोर्ट ने नेतृत्व के 18 गुण माने हैं। 18 उन्होंने ट्रेट्स बताए हैं किसी भी नेता के। मनोवैज्ञानिक बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व के 28 गुण होते हैं तथा टीड ने नेतृत्व के 10 गुण बताए हैं। और यदि हम बोगार्डस की बात करें तो बोगार्डस के अनुसार नेता के 8 विशेष गुण होते हैं और उन गुणों के आधार पर ही किसी समूह का नेता प्रभावशाली नेता कहा जा सकता है। इन सभी मनोवैज्ञानिकों के विचारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के उपरांत उनमें निम्नांकित सामान्य गुण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि पहले हैं शारीरिक गुण और दूसरे व्यक्तित्वशील गुण। तो किसी भी नेता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार के जो गुण हैं, पहले शारीरिक गुण कि उसके शारीरिक गुण क्या क्या होने चाहिए और दूसरे उसके व्यक्तित्व के शील गुण कि उसमें शील गुणों की किन किन शील गुणों की आवश्यकता है। इनके विषय पर और अधिक प्रकाश डालते हुए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शारीरिक गुणों की। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में यदि हम देखें तो यहाँ बीच में मैंने लिखा है शारीरिक गुण। इससे तात्पर्य है कि शारीरिक गुणों की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और उसके चारों तरफ मैंने कुछ गुणों के विषय में लिखा है, जैसे ऊंचाई, स्फूर्ति, वजन और अच्छा स्वास्थ्य। शारीरिक गुणों की जब हम बात करते हैं तो नेता में कुछ शारीरिक गुण होते हैं जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति आसानी से नेता के रूप में उसे प्रत्यक्षीकृत कर लेता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेकों गुण बताए हैं, लेकिन इनमें 3 प्रमुख शारीरिक गुण बताए हैं। उन्होंने चर्चा की है 3 प्रमुख शारीरिक गुणों की। सबसे पहला ऊंचाई, दूसरा वजन, तीसरा स्फूर्ति। और इसके साथ ही स्फूर्ति से मतलब है कितना वो एक्टिव है, और इसके साथ ही उन्होंने रखा है अच्छे स्वास्थ्य को। प्रायः ये देखने में आता है कि नेताओं की ऊंचाई सामान्य रूप से अधिक होती है। अधिक लंबाई व्यक्ति को असाधारणता प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे नेतृत्व का कार्यभार संभालने में कुछ सुविधा होती है। प्रायः देखा गया है कि अलग अलग समूह के नेताओं की लंबाई भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों के नेता प्रायः अधिक लंबे देखने में आते हैं।
लेकिन अगर हम राजनीतिक नेताओं की बात करें तो उनकी लंबाई कम भी हो सकती है। उदाहरण हम ले सकते हैं बहुत सारे, जैसे महात्मा गांधी की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, तो इन नेताओं की ये जबकि बहुत ही पॉपुलर लीडर रहे हैं, बहुत ही फेमस नेता रहे हैं, लेकिन इनकी लंबाई बहुत अधिक नहीं थी। और यदि देखा जाए तो इनकी लंबाई अपने अनुयायियों की तुलना में कम थी। वजन नेता का दूसरा प्रमुख शारीरिक गुण है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि नेता का जो वजन है वो प्रायः अन्य लोगों की तुलना में अधिक होता है, परंतु यह भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं का शरीर भारी न होकर हल्का या कम वजन का ही होता है। तीसरा शारीरिक गुण है उसकी स्फूर्ति और उसके साथ ही अच्छा स्वास्थ्य। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का मत है कि नेता का स्वास्थ्य आम व्यक्तियों से अच्छा होता है तथा उनमें स्फूर्ति भी अधिकांशतः अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक होती है, जिसकी वजह से वे कई घंटे कार्य कर सकने में सक्षम होते हैं। यदि वे नेता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो नेता कार्य करने में असुविधा उसे होगी, तो इसलिए उसका अच्छा स्वास्थ्य भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है किसी भी नेता के लिए। इन सभी गुणों की जिनकी चर्चा अभी की है, ये शारीरिक गुण ऐसे हैं कि जो नेता के लिए अगर उसमें होते हैं तो उसके व्यक्तित्व को अधिक शोभनीय बना देते हैं, लेकिन ये आवश्यक गुण नहीं कहे जा सकते। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो शारीरिक गुणों की हम जब चर्चा करते हैं तो किसी भी नेता में ये शारीरिक गुण होना उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक की श्रेणी में नहीं आता। दूसरे हैं व्यक्तित्वशील गुण। व्यक्तित्वशील गुण, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, व्यक्तित्वशील गुण बीच में लिखा हुआ है और इसके साथ में व्यक्तित्वशील गुणों में बहुत सारे व्यक्तित्वशील गुण दिए हुए हैं। हम यहाँ पर एक एक करके इन व्यक्तित्वशील गुणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला है बुद्धि। सामान्य रूप से ये देखने में आता है कि नेता अपने अनुयायियों की तुलना में अधिक बुद्धि का होता है, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों को देखें तो ये देखने में आया है कि विभिन्न समूहों में नेता को अपने अनुयायियों की तुलना में अधिक बुद्धि का होते हुए तो पाया है, लेकिन फिर भी बुद्धि और नेतृत्व में जो सहसंबंध है, मीन्स एक के बढ़ने पर क्या दूसरे में भी उतनी ही उसी प्रकार की वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार के हम संबंध की बात अगर करें तो ये संबंध बहुत अधिक नहीं पाया गया है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि बुद्धि नेता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी नेता बुद्धिमान होंगे ऐसा कहा जाना संगत जान नहीं पड़ता। इसका दूसरा पॉइंट है आत्मविश्वास। नेता का दूसरा प्रमुख गुण जो माना जाता है वो है आत्मविश्वास। नेताओं को क्योंकि अपने अनुयायियों का पथ प्रदर्शन करना होता है, इसलिए ये माना जाता है कि उसे बहुत सारी कठिनाइयाँ या कठिन परिस्थितियों को झेलना है, और ऐसी कठिन परिस्थितियों में उसे अपने समूह के लोगों को प्रोत्साहित भी करना होता है। यदि नेता में आत्मविश्वास का अभाव होगा तो नेता अपने अनुयायियों को ऐसे कठिन परिस्थितियों में प्रोत्साहित नहीं कर सकता। इसलिए ये माना जाता है कि नेता में आत्मविश्वास का गुण भी होना चाहिए। व्यक्तित्वशील गुणों में अगला है शब्द आडंबर। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने इस गुण को नेता में एक तरह से आवश्यक गुण बताया है। उन्होंने कहा है कि शब्दाडंबर या शब्दों का आडंबर नेता के प्रमुख गुणों में से एक है। शब्दाडंबर से तात्पर्य अधिक बोलने की आदत से होता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि समूह का सबसे अधिक बोलने वाला सदस्य नेता के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है। इसे नेतृत्व का बड़ा मुंह सिद्धांत या बिग माउथ थ्योरी भी कहा गया है। किसे? कि एक नेता को अपने समूह के सदस्यों में
अधिक बोलने वाला होना चाहिए। इसी विशेषता को बड़ा मुंह सिद्धांत या बिग माउथ थ्योरी कहा गया है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है प्रभुत्व। प्रभुत्व की बात हमने आपको पिछले वीडियो में की थी कि प्रभुत्व किसे कहते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में ये देखा है कि नेतृत्व तथा प्रभुत्व में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। मीन्स जो व्यक्ति समूह का नेता होता है उसमें प्रभुत्व या डोमिनेट करने की प्रवृत्ति भी समूह में या समूह के सदस्यों को डोमिनेट करने की या प्रभुत्व उन पर स्थापित करने की प्रवृत्ति भी देखने में आती है। इसका स्पष्ट मतलब ये होता है कि नेतृत्व का गुण बढ़ने से व्यक्ति में प्रभुत्व का शील गुण भी बढ़ता है। प्रभुत्व मापनी के प्राप्तांकों के आधार पर दो तरह के व्यक्तियों को चुना गया। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनका प्राप्तांक उस मापनी पर काफ़ी अधिक था तथा कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनका प्राप्तांक उस मापनी पर काफ़ी कम था। देखने में आया कि पहले प्रकार के व्यक्तियों में प्रभुत्व का शील गुण अधिक था तथा दूसरे तरह के व्यक्तियों में प्रभुत्व का शील गुण कम था। तो इस प्रकार से ये देखने में आया है कि नेताओं में जैसे जैसे नेतृत्व की प्रवृत्ति अधिक बढ़ती है वैसे वैसे उनमें प्रभुत्व की क्षमता या शक्ति में भी वृद्धि होती है। अगली जो विशेषता है नेता में वो है समायोजन की क्षमता। नेता में सामंजस्य या समायोजन का गुण होता है। समूह का नेतृत्व करने में ये स्वाभाविक है उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है तथा समस्याओं के साथ उसे जूझना भी पड़ता है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है कि नेता में समायोजन का शील गुण हो। नेतृत्व के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों की समीक्षा करने पर ये निष्कर्ष निकले हैं कि करीब करीब 30% अध्ययनों में नेतृत्व तथा समायोजन करने की क्षमता एक दूसरे से धनात्मक रूप से सहसंबंधित पाए गए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि क्योंकि व्यक्ति या नेता अपनी विपरीत परिस्थितियों में समायोजन कर सके, इसलिए ये गुण उसमें एक प्रमुख गुण के रूप में देखने में आता है। अगला गुण है सामाजिकता। सामाजिकता नेता का एक प्रमुख गुण है। सफल एवं उच्च कोटि के नेता हमेशा सामाजिक जमघट एवं मित्रता पसंद करते हैं। उन्हें अपने अनुयायियों से मिलने तथा उनके विचारों एवं मनोवृत्तियों को समझने की तीव्र प्रवृत्ति होती है और इसीलिए उन्हें सामाजिक की श्रेणी में रखा जाता है। अगला पॉइंट है परिश्रम प्रियता। नेता को परिश्रम प्रिय होना आवश्यक है। समूह का कोई भी सदस्य जब परिश्रम से दूर भागता है तो एक सफल नेता नहीं बन सकता। आलसी एवं कामचोर व्यक्ति भी सफल नेता बना हो, इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता। दूसरी तरफ इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुत से व्यक्ति जो कि करीब एक साधनहीन परिवार से थे, उसके बावजूद भी वे एक सफल नेता के रूप में सामने आए और वो केवल अपनी परिश्रम प्रियता के कारण ही एक सफल नेता के रूप में लोगों के बीच लोकप्रिय हुए। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। उनके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति यदि परिश्रम प्रिय है तो वो अपने समूह को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक के रूप में देखने में आता है। अगली विशेषता है नेता की कल्पना एवं दूरदर्शिता। सफल नेता के लिए कल्पना शक्ति का अधिक होना अनिवार्य है, जिससे कि वो अपने समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों का निर्धारण कर सके और अपनी समस्याओं का अंदाज़ा पूर्व में ही लगाकर समस्याओं का समाधान समय रहते कर सके। तो इस प्रकार से नेता में कल्पना एवं दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। चमत्कार की विशेषता, चमत्कार कर सकने की विशेषता भी एक विशेष गुण के रूप में देखने में आती है। कुछ अध्ययन हुए हैं और उन अध्ययनों में ये देखा गया है कि एक नेता में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय खिंचाव का गुण होता है। चुंबकीय खिंचाव से तात्पर्य है कि वो जो बोलता है, वो जो कार्य करता है, उससे वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी को चमत्कार का गुण कहा जाता है। इस तरह का गुण संसार के प्रसिद्ध कुछ नेताओं में देखने में आता है, जैसे मार्टिन लूथर किंग, जॉन एफ कैनेडी, एडोल्फ हिटलर, महात्मा गांधी। इन सभी में ये एक तरह से गुण था
कि लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे और उनकी बातों को सुनने के लिए प्रेरित होते थे तथा वो उन्हें चमत्कारिक नेता मानते थे कि ये कोई चमत्कार करेंगे और दुनिया को बदलने का या देश को बदलने की क्षमता इनमें है। इस तरह से उन्हें मान करके चला जाता था। अगली विशेषता संकल्प शक्ति या विल पावर की है। नेता को अनेकों तरह की कठिन परिस्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में उनके द्वारा किया गया निर्णय का प्रभाव समूह के सभी सदस्यों को प्रभावित करता है। अगर नेता इन कठिन परिस्थितियों में संकल्पहीन होता है या संकल्प से गिरता है या संकल्प को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसे महान नेता की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो एक संकल्प शक्ति का होना नेता का एक महान गुण माना जाता है। मेयर्स तथा जोन्स के अनुसार परिस्थितियों में जिन नेताओं द्वारा संकल्प शक्ति अधिक दिखलाई जाती है उनकी प्रतिष्ठा अनुयायियों में उतनी ही अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नेताओं में कुछ व्यक्तित्वशील गुण देखने में आते हैं जिनकी चर्चा मैंने अभी आपसे की। अब प्रश्न उठता है कि नेतृत्व का उद्भव कैसे होता है, ऑरिजिन कैसे होता है लीडरशिप का। समूह का नेता अपने विशेष पद के कारण समूह के लक्ष्यों, संरचना, विचार आदि को प्रभावित कर उनमें परिवर्तन लाता है। लक्ष्य क्या हैं, इनका निर्धारण वो करता है और अगर उसे लगता है कि समूह के विकास के लिए वे लक्ष्य उतने उपयोगी नहीं हैं तो उन लक्ष्यों में परिवर्तन करता है। उनकी संरचना किस प्रकार की होगी इस पर विचार विमर्श करता है और उन सभी के आधार पर परिवर्तन करने की क्षमता भी रखता है। समूह की संरचना विचारधाराओं एवं लक्ष्यों द्वारा यह भी निर्धारित होता है कि समूह में किस तरह से नेतृत्व का उद्भव होता है। समाज मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने मिलकर कुछ ऐसे कारकों का वर्णन किया है जिससे समूह के नेतृत्व का उद्भव सीधे प्रभावित होता है। ये कौन कौन से कारक हैं? यदि हम इन कारकों को देखें तो इनमें नेतृत्व के उद्भव से संबंधित कारक हैं समूह की जटिलता, समूह संकट, समूह अस्थिरता, अधिकृत अध्यक्ष की असफलता, नेता की असफलता और व्यक्तित्व कारक। यहाँ हम एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। समूह की जटिलता से तात्पर्य है कि जैसे जैसे किसी समूह की जटिलता बढ़ती जाती है, जटिलता से तात्पर्य है कॉम्प्लेक्स होना, विभिन्नता बढ़ती जाएगी, जटिलता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समूह में नए नए नेताओं के बनने की संभावना भी बढ़ती है। क्योंकि एक प्रकार की विशेषता वाले उससे संबंधित अपने समूह के किसी सदस्य को नेता बनाना चाहते हैं और किसी दूसरे प्रकार की विशेषता वाले लोग अपना किसी नेता चुनना चाहते हैं और उस नेता को चुनना चाहते हैं जो उनसे संबंधित विशेषताओं वाला हो। तो दूसरे शब्दों में जैसे जैसे समूह का आकार एवं कार्य में वृद्धि होती जाती है, समूह में प्राथमिक नेता तथा द्वितीयक नेता के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। प्राथमिक नेता से तात्पर्य है वो नेता जो सबसे प्रमुख नेता है और द्वितीयक नेता से तात्पर्य है जो उससे पद और प्रतिष्ठा में उससे कम है लेकिन फिर भी वो अन्य लोगों का नेतृत्व कर रहा है। इस तरह से ये स्पष्ट है कि समूह की जटिलता बढ़ने से नेता की श्रृंखला का जन्म होता है। इस श्रृंखला के सबसे ऊपरी सतह पर प्राथमिक नेता होते हैं तथा निचली सतहों पर द्वितीयक नेतागण होते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि बड़ा संगठन हो या समूह हो तो कई तरह के नेताओं का जन्म स्वतः ही हो जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री वाइट ने रेस्तरां उद्योग में अध्ययन कर इस तथ्य की पुष्टि की है। दूसरा पॉइंट, समूह संकट। जब किसी समूह को बाहरी तत्वों से अपनी सुरक्षा का संकट होता है या समूह अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है तो ऐसी परिस्थिति में नए नेता का जन्म होता है। इस प्रकार की संकटकालीन परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व गुणों या अन्य कारणों से उस खतरे को दूर कर लेता है तो समूह को अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में समर्थ होता है। उसे आसानी से लोग समूह का नेता मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये देखने में आता है कि समूह के में जब कोई संकट की स्थिति होती है तो समूह के संकट से बाहर निकाल सकने की क्षमता जिस व्यक्ति में होती है उसे समूह अपना नेता मान लेता है। तीसरा पॉइंट है समूह अस्थिरता
या ग्रुप इनस्टेबिलिटी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि समूह के सदस्यों में आपसी मतभेद काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिससे समूह के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति खतरे में पड़ जाती है। समूह में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में नए नेता के बनने और पुराने नेता के हटने की संभावना भी बढ़ जाती है। समूह का कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की अस्थिरता को दूर करके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर समूह को ले जाता है, उसे समूह अपना नेता मान लेता है। तो जो समूह के सदस्यों के बीच में स्थिरता कायम कर सके, जो इनस्टेबिलिटी की जो स्थिति है उसे उबार सके, उस व्यक्ति को लोग नेता मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में नेता के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकृत अध्यक्षों की असफलता। जब समूह में कोई अधिकृत अध्यक्ष हो, पहले से ही कोई नेता बना हुआ है या फिर, और वो अपनी जवाबदेही को निभाने में समर्थ ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में नए नेता का प्रादुर्भाव होने की संभावना बढ़ जाती है। नए नेता के उभरने की संभावना बढ़ जाती है। एक अधिकृत अध्यक्ष अनेकों कार्य कर सकता है, जैसे योजना का निर्माण करना, समूह की नीतियां बनाना, विरोध का कार्य करना जो गलत है, या जो दूसरे समूह की नीतियां हैं जो गलत हैं उनका विरोध करना, ये सभी कार्य करता है। इन कार्यों के करने से समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति तेजी से होती है। जब किसी कारण से अध्यक्ष जो समूह का है वो इस तरह के कार्य नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका पद दूसरे को दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेता की असफलता। कुछ आवश्यकताएं ही इस प्रकार की होती हैं जिनमें नेतृत्व के उद्भव में सहायता मिलती है। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि सत्ता में आने की आवश्यकता, या प्रतिष्ठा पाने की लालसा, या धन कमाने की इच्छा, या दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा। ये कुछ आवश्यकताएं हैं। यदि समूह ऐसा है जिसमें अधिकतर सदस्यों में इन आवश्यकताओं की भरमार है, तो वैसी परिस्थिति में समूह में कई नेताओं के उभरने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी तरफ यदि समूह ऐसा है जिसमें एकाध सदस्य में ही इस तरह की आवश्यकताएं हैं, तो वैसी परिस्थिति में समूह में वह व्यक्ति तुरंत नेता बन जाएगा जिसमें इस तरह की आवश्यकता है। तो इस रूप में ये देखा जा सकता है कि जो नेता की आवश्यकताएं हैं वो भी उसे नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करती हैं, या नेता का उद्भव ऐसी परिस्थिति में भी हो सकता है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तित्व कारक भी हैं। जो नेतृत्व की उत्पत्ति में व्यक्तित्व कारकों का भी बहुत अधिक योगदान है। इसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण भी ऐसा हो सकता है कि नेतृत्व की उत्पत्ति हो सकती है कि कोई व्यक्ति जो समूह में प्रभावशाली है वो नेता के रूप में उभर कर सामने आए। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यदि किसी व्यक्ति में बुद्धि, शक्ति, सूझ, शब्द आडंबर, सांवेगिक स्थिरता आदि के गुण हों। कौन कौन से गुण? उसमें तीव्र बुद्धि है, शक्ति है, सूझ है। सूझ मीन्स विभिन्न परिस्थितियों के प्रति समाधान प्रस्तुत कर सकने की क्षमता, और बड़े बड़े शब्द बोल कर के लोगों को अगर वो प्रभावित कर सकता है, विभिन्न परिस्थितियों में अपने संवेगों को स्थिर रख सकता है, उनमें अस्थिरता की स्थिति में नहीं आता है, इस प्रकार के गुण जिनमें होते हैं वो व्यक्ति आसानी से समूह के नेता बन जाते हैं। इन गुणों से व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में और योजना बनाने में, समूह की नीतियां निर्धारित करने में और उनको कार्य रूप में परिणत करने में भी मदद मिलती है। इन सब के बावजूद भी आधुनिक समाज में मनोवैज्ञानिकों को ये मंजूर नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मात्र व्यक्तित्वशील गुणों के आधार पर ही समूह का नेता बन सकता है। इन लोगों का कहना है कि इन सभी शील गुणों के साथ साथ उपयुक्त सामाजिक परिस्थितियां भी होना अनिवार्य है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि उसको वैसा परिवेश मिलता है, परिवेश की मांग उस तरह की होती है,
तो व्यक्ति नेता बन जाता है। लेकिन अगर परिवेश की मांग नहीं होती है तो ये सभी परिस्थितियाँ या उसमें विशेष गुण होते हुए भी व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर पाता है या समूह का नेता नहीं बन पाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में हमने जानने का प्रयास किया कि नेता के सामान्य गुण क्या हैं या नेतृत्व के सामान्य गुण क्या हैं। इसमें से हमने 2 तरह के सामान्य नेतृत्व गुणों की बात की, शारीरिक गुण और व्यक्तित्वशील गुणों की बात की। और उनमें से ये देखा कि कुछ नेतृत्वशील गुण या शारीरिक गुण नेता में ये माने जाते हैं कि उसके नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने में सहायक हैं या नेतृत्व क्षमता में उसकी में वृद्धि करते हैं या एक तरह से आवश्यक हो जाते हैं। उसके साथ ही हमने चर्चा की कि नेतृत्व का उद्भव किस प्रकार से होता है और उसमें नेता के उत्पन्न होने की संभावना या एक समूह में नेता के दृष्टिगत होने की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, उनके विषय में भी विस्तार से चर्चा की। कल एक नया टॉपिक लेकर के फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।